बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 क्वालिफायर से पहले ही अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। अब मुकाबले में एक बार फिर मुल्तान सुल्तान तमाम टीमों से बाजी ले गई है। मुल्तान सुल्तान ने विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुसलसल चौथी मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गुज़िश्ता रात नेशनल स्टेडियम कराची में 9 गेंदों पहले 7 विकेट से शिकस्त से 2-4 किया। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान की टीम ने पेशावर ज़ल्मी को और उन्होंने एक मरतबा फिर फ़ाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। याद रहे 2021 से मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग का फ़ाइनल खेल रही है। 2021 में मुल्तान सुल्तान ने शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में फ़ाइनल में पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से शिकस्त देकर पहली मरतबा चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। लेकिन उसके बाद 2022 और 2023 में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान की टीम ने फ़ाइनल के लिए तो क्वालिफाई किया, लेकिन वो चैम्पियन ना बन सके। 2022 में शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में खेलने वाली लाहौर कलंदर की टीम ने मुल्तान सुल्तान की टीम को 42 रन से हराकर चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया। तो गुज़िश्ता साल 2023 में सनसनीखेज़ और दिलचस्प मुकाबले के बाद गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुल्तान सुल्तान की टीम को लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर मुल्तान सुल्तान की टीम ने पाकिस्तान सुपर लीग के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, जहां उसका मुकाबला किस टीम से होता है, क्योंकि आज पहला एलिमिनेटर खेला जा रहा है, जहां कोयटा ग्लैडिएटर के मुकाबले पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है और यहां जो भी टीम जीतेगी वो दूसरे एलिमिनेटर में क्वालिफायर में नाकामी से 2-4 होने वाली पेशावर ज़ल्मी की टीम से मुकाबला करेगी। अब नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान के मुकाबले पर कौन आता है? कोयटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर पेशावर ज़ल्मी? फैसला होगा 18 तारीख को फ़ाइनल में चैम्पियन की सूरत में। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन टूर्नामेंट में हनीफ मोहम्मद कैप और फजल महमूद कैप के लिए 2 खिलाड़ी अपने हरीफों से बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम की क़यादत में टीम क्वालिफायर में तो नाकाम रही, लेकिन बाबर आजम सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 मुकाबलों में 544 रन बनाकर हनीफ मोहम्मद कैप उनके पास है। 60.44 की औसत से 1 सेंचुरी और 5 निफ सेंचुरियाँ वो इस टूर्नामेंट में बना चुके हैं। दूसरी तरफ फजल महमूद कैप हासिल कर रखी है लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर ने, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के किसी एक सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखा है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में मुल्तान सुल्तान के लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर सबसे ज़्यादा 23 विकेटों के साथ 15 की औसत से अपने हम असरों में आगे दिखाई दे रहे हैं। 40 रन के बदले 6 विकेट इस टूर्नामेंट में उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के अख्ताम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मुकाबलों की सीरीज़ पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलनी है। कीवी टीम से ये सीरीज़ इस साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए PSL 9 में टॉप परफॉर्मर के साथ साथ कई खिलाड़ियों का कम बैक भी हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुज़िश्ता कुछ अरसे से फिटनेस मसाइल से दो-चार रही है और उन्हें अपने अहम खिलाड़ियों की खिदमात हासिल नहीं रही। लेकिन PSL में इंजर्ड नसीम शाह और लेग ब्रेक गुगली बॉलर शादाब खान ने कम बैक करके अपनी दस्तयाबी से आगाह कर दिया है। टॉप ऑर्डर हो, मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर, प्लेऑफ में क्वालिफायर करने वाली टीमों में बहुत से क्रिकेटर्स ने परफॉर्म करके सिलेक्शन कमेटी के दरवाजे पर दस्तक भी दी है। अब देखना यह होगा कि वहाब रियाज की सिलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ PSL के किन परफॉर्मर को मौका देती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल से रावलपिंडी के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसके लिए कौमी टीम में 2 खिलाड़ियों की वापसी यकीनी दिखाई दे रही है और ये दोनों क्रिकेटर्स बॉलिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करने वाले नसीम शाह और इस्लामाबाद यूनाइटेड ही के कप्तान और लेग ब्रेक गुगली बॉलर ऑलराउंडर शादाब खान फिट होकर बेहतरीन अंदाज में कम बैक करने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर के अहम रुकन नसीम शाह गुज़िश्ता साल एशिया कप में भारत के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ और इसी वजह से वो वर्ल्ड कप 2023 में कौमी टीम को दस्तयाब न थे।
जिसका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन फिर इंजरी से सेहतयाब होने और अपना रिहैब मुकम्मल करने के बाद नसीम शाह ने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की उम्दा अंदाज में नुमाइंदगी की। नसीम शाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्लेऑफ मरहले तक पहुंचाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। नसीम शाह ने 8 मुकाबलों में 32 ओवर करते हुए 10 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया और लाहौर कलंदर के खिलाफ अहम मैच में 27 रन की इनिंग्स भी खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान दौरा न्यूजीलैंड 2024 से कबल नेशनल T20 टूर्नामेंट में फील्डिंग के दौरान पांव मुड़ जाने की वजह से इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बायस वो 4 हफ्ते के लिए क्रिकेट के मैदानों से दूर हुए और दौरा न्यूजीलैंड पर कौमी टीम को दस्तयाब न थे। लेकिन वो भी सेहतयाब होकर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी की जो शानदार रही है। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दूसरे कामयाब बैटर रहे हैं। उन्होंने 9 मुकाबलों में 145 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 278 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनकी 3 निफ्ट सेंचुरियाँ भी शामिल रहीं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बॉलिंग में भी शादाब खान ने जिम्मेदार कप्तान का किरदार निभाया और 10 विकेटें लेकर इस्लामाबाद के कामयाब बॉलर रहे। मगर दूसरी जानिब सिलेक्शन कमेटी के लिए दिलचस्प सूरत हाल ये भी होगी कि PSL 9 में बतौर लेग स्पिनर 2 खिलाड़ियों ने बॉलिंग में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इनमें एक नाम लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर का है, जो PSL के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए हैं। तो दूसरी तरफ मिस्ट्री लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अहमद भी 15 विकेटें लेकर अपनी आमद का डंका बजा चुके हैं। और अब इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमें लाहौर से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान और हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब। गुफ्तगू की शुरुआत पहले सुहेल इमरान से करते हैं। सुहेल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर के शहर लाहौर में आप रहते हैं और सिचुएशन इस वक्त जो दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों की खबरें हमसे पहले आपको मिल जाती हैं, तो क्या इत्तलात हैं आपके पास कौमी टीम के न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ की सिलेक्शन के हवाले से? मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नसीम शाह और शादाब खान की वापसी तो यकीनी है, लेकिन दूसरी तरफ लेग ब्रेक गुगली बॉलर ओसामा मीर और अबरार अहमद की परफॉर्मेंस भी PSL 9 में उम्दा रही है, तो किसे जगह मिल सकती है और इम्कान क्या है, कौन जगह हासिल कर सकेगा? जी भैया, बिल्कुल। पाकिस्तान की जो अगली असाइनमेंट है टीम की वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज है, जिसमें 5 T20 मैचेस की सीरीज है और इस हवाले से जो सिलेक्शन की बातें की जा रही हैं वो भी बाकायदा तौर पर तो इसका ऐलान नहीं किया गया है और ये ज़रूर तय है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिन खिलाड़ियों का एक फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जो है वो काकुल एबटाबाद में उसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये शुरू होगा राइट आफ्टर द PSL और 25 मार्च से 8 अप्रैल तक वहां पर एक ये फिजिकल ट्रेनिंग कैंप होगा और उसमें लगभग 25 मुमकिन खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। जहां तक आपने बात की है नसीम शाह की और शादाब खान की, डेफिनेटली नसीम शाह इंजरी से वापस आए और उन्होंने PSL जो 9 था उसमें परफॉर्म भी किया है, उन्होंने बॉलिंग भी की है, रिदम में दिखाई दे रहे हैं और अब मुमकिन खिलाड़ियों में वो जरूर शामिल होंगे। बड़ी दिलचस्प बात होगी, जिस तरह शादाब खान की भी हम लोग देख रहे हैं कि शादाब खान अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानब से, उनकी भी इंजरी के बाद वो वापस है, लेकिन बड़ा टफ कंपटीशन है। जिस तरह आपने जिक्र किया है ओसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर हैं, अबरार अहमद ने कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानब से बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, तो वो भी फिटनेस मसाइल के बाद से वापस आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो फिटनेस मसाइल से दो-चार हुए थे और वहीं पर उनका रिहैब साथ साथ चलता रहा। उसके बाद PSL में उनकी वापसी हुई और लग ऐसे रहा था कि डायरेक्टली क्योंकि उन्होंने PSL खेली है, लग ऐसे रहा था कि जैसे कि वो अच्छा रिदम में नहीं आएंगे, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये मुझे जरूर मैं ये कह सकता हूँ इस मौके के ऊपर कि जो मुमकिन खिलाड़ी हैं जो कि एक T20 स्क्वाड जिसमें हालिया था न्यूजीलैंड का, वो खिलाड़ियों को भी इतला दे दी गई है, मैसेजेस कर दिए गए हैं और उसके अलावा कुछ परफॉर्मर्स ऐसे हैं जो PSL 9 में है, उनको मिला के ये 25 खिलाड़ी बनते हैं। उन 25 खिलाड़ियों में तो डेफिनेटली ये तीनों लेग स्पिनर आपको नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद वाला जो मरहला होगा वो सिलेक्शन कमेटी जो कि अभी मुकम्मल नहीं है, सिर्फ अभी वहाब रियाज ही हैं, सिलेक्शन कमेटी भी सामने आनी है, उसके अरकान भी सामने आने हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान।
तो माजिद भट्टी साहब, ये जो सोहेल इमरान ने खुलासा किया है कि वहाब रियाज अकेले जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी के मामलात को देख रहे हैं, तो इस वक्त जो नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं, वहाँ पर साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद भी तकरीबन हर मैच में ही नज़र आ रहे हैं चेयरमैन बॉक्स में। वो क्या अभी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हैं? कामरान अकमल कराची में एक टेलीविज़न के साथ काम कर रहे हैं, वो क्या मशावरत के तौर पर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, या फ़िलहाल ये जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ है ये अकेले वहाब रियाज ही मुंतखब करेंगे टीम को? देखें या वो जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी जिसके वहाब रियाज सरबरा थे, वो सिलेक्शन कमेटी तो अभी तक कायम है। कोई ऐसी इत्तला नहीं आई कि सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई है, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वहाब रियाज को पाकिस्तान टीम के साथ कोई इम्पोर्टेंट रोल देकर अजहर अली जो हैं उनके बारे में भी इत्तलात हैं कि शायद वो सिलेक्शन कमेटी में आ जाएं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तौसीफ अहमद और कामरान अकमल वो वक्तन फ़वक्तन नेशनल स्टेडियम में हमें नज़र आते हैं, बल्कि जो अभी गैर मुसद्दिका जो इत्तलात आ रही हैं कि असद शफीक जो हैं वो भी सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया है, हालांकि उसका अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अभी बहुत ही गैर वाज़ेह सिचुएशन है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पीसीबी हेडक्वार्टर में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार नहीं रहे हैं, अब दुबई चले गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि PSL के फाइनल के बाद मंडे को जब वो अपने ऑफिस में बैठेंगे, उसके बाद पाकिस्तान टीम से रिलेटेड भी बहुत सारे फैसले होने, कोचेस जो हैं उनका भी तकर्रुर होना है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि हेड कोच कौन होगा और बाकी कोचेस जो हैं वो कौन होंगे। और फिर जो रीस्ट्रक्चरिंग है PCB की, वो कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर खासतौर पर नजम सेठी और ज़का अशरफ के दौर में जो अफसरान और मुलाजमीन अपॉइंट हुए थे, कहा यह जा रहा है कि उनमें से अक्सरियत जो है वो नौकरी बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस किस्म की इत्तलात हैं, लेकिन जब तक PCB चेयरमैन खुद हेडक्वार्टर में नहीं बैठेंगे, अब मसला है कि वो तो इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, तो क्या अपना कोई कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में कायम करेंगे या वीडियो लिंक पर वो सारे मामला देखेंगे? तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग और गैर वाज़ेह सिचुएशन है कि ये PCB के मामला वो इस्लामाबाद से बैठकर किस तरह चलाएंगे। आपने इस्लामाबाद की बात की, पाकिस्तान के दारुल खिलाफे की बात की, तो इस्लामाबाद से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल मोहित शाह साहब, दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। तो शाह साहब, आप ही बता दीजिए कि क्रिकेट बोर्ड के मामला इस्लामाबाद से चलेंगे या लाहौर से? देखें या क्योंकि अब इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो मामलात तो चलने सारे इस्लामाबाद से हैं और ज़रूरी होगा, और मेरा ख्याल है इस पे सोचा भी जा रहा है कि यहाँ एक कैंप ऑफिस बनाया जाए और कुछ हद तक जो मामलात हैं जिसमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है चेयरमैन का या उनकी स्वाबदीद होती है या उनका डिसीजन होता है, तो थोड़ा बहुत वो वहाँ से चले। ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर तो लाहौर में ही रहना है, उस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन कमिटमेंट इतनी होती है इंटीरियर मिनिस्टर की कि वो ज्यादा टाइम क्रिकेट बोर्ड को देना और दिन रात देना और हर रोज देना टाइम क्रिकेट बोर्ड को, वो नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए थोड़े बहुत मामलात ये समझें कि इस्लामाबाद से चलेंगे। थोड़ी बहुत मेरी इंटरेक्शन हुई, मेरे कुछ मैसेजेस एक्सचेंज जरूर हुए चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं सारा जो वापसी पे आके और कोई इस तरह के डिसीजन करूंगा या कुछ इस तरह के फैसले होंगे। अब वही देखने वाली बात है कि जब वो आते हैं ICC की मीटिंग से, तो टीम के मामले में, सिलेक्शन कमेटी के मामले में और कोचिंग स्टाफ के मामले में क्या डिसीजन होता है वो देखने वाली बात है। अभी मेरा ख्याल है कोई जल्दी होगा कि अगर कोई फैसला हम या जर्नलिस्ट कह दें कि फलाने ने बनना है और फलाने ने बनना है, कोई मेरा ख्याल है चेयरमैन के माइंड में कुछ चीजें हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है वक्त पे ही पता लगेंगी। पहले बड़ा मुश्किल है कि कोई ऐसी क्या राय की जाए कि जो कल पूरी ना हो। और शायद जो ICC की मीटिंग पे है और ऑन द साइड लाइन ऑफ ICC मीटिंग, और कोई ऐसे शायद वहां पे भी इनकी मुलाकातें हों जिससे कोई टीम की कोचिंग के मामले में या कोई और इस तरह के मामले में थोड़ा बहुत वहां से भी उनको इनपुट मिले। ठीक हो गया। अब्दुल मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं।
टीम की कॉम्बिनेशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। वर्ल्ड कप 2023 में ख़राब परफॉर्मेंस के बाद से फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के सितारे मुसलसल गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के बाद हारिस रऊफ ने दौरे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टीम के साथ जाने से इनकार किया तो वो एक नए तनाज़े का शिकार हो गए। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ कीवी देश में होने वाली T20 सीरीज़ में भी हारिस रऊफ महंगे बॉलर साबित हुए और परफॉर्म ना कर सके। PSL के आगाज़ से कबल PCB ने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और PSL 9 2024 के इब्तदाई मुकाबलों में नाकाम रहने के बाद हारिस रऊफ कराची किंग के खिलाफ मुकाबले में कंधे की इंजरी का शिकार हो गए, जिसमें वो अब तक सेहतियाब नहीं हो सके हैं और उनकी कौमी टीम में वापसी के इम्कानात उनकी इंजरी से निजात और रीहैब पर मुनहसर दिखाई दे रहे हैं। तो हारिस रऊफ के मामले पर सोहेल इमरान से पहले अपडेट ले लेते हैं। सोहेल, फास्ट बॉलर की इंजरी की क्या सूरत हाल है? क्या PCB उनके रिहाब के लिए कोई प्रोग्राम दे रहा है? फिलहाल तो वो कराची में मौजूद हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। इत्तलात ये भी आई थी कि लाहौर कलंदर ही उनके रिहाब के मामला देख रहा है। इससे कबल याद हो तो शाहीन शाह अफरीदी की रिकवरी के बारे में भी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई डॉक्टर अरेंज ही नहीं किया। जी, ये फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जैसा कि आपके इल्म में भी है कि इंजरी जो संजीदा नोयत की उस तरह संजीदा नोयत की नहीं थी कि उन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं है, डिसलोकेट हुआ था उनका बॉलिंग आर्म। अब वो पहले से बेहतर हैं जितने दिन वो रहे हैं लाहौर कलंदर की टीम के साथ PSL के दौरान, तो उसी के दौरान वो एक्सरसाइज भी करते रहे हैं। उनका जो इलाज मुआवजा था वो लाहौर कलंदर की ही टीम देखती रही है। इस बारे में अगर हम बात करें कि जी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ भी नहीं बताया गया उनके कि जी उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बुलाया जा रहा है, ना ये बताया गया है कि जी उनका जो इलाज मुआवजा है या जो दूसरे मामला हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा। डेफिनेटली रब्ता जरूर एक दफ़ा हारिस रऊफ से किया गया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सामने आकर इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया। कई दफ़ा हमने जानने की कोशिश भी की है, लेकिन इस बारे में हमें बिल्कुल नहीं बताया गया है। शायद उसकी ये वजह हो सकती है कि उन्होंने एक अपील की थी और जिसमें उन्हें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म किया गया था 30 जून 2024 तक दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाने से मना करने पर उनको जो एक जुर्माना किया गया था, सजा सुनाई गई थी, वो अभी अपील ज़ेरे गौर है और उस अपील के ऊपर फैसला होना बाकी है। तो मेरा ख्याल है जब वो चीज़ें हल हो जाएंगी, इसके ऊपर चेयरमैन मोहसन नकवी ने भी अपनी वर्डिक्ट देनी है, उन्होंने वो मंजूरी देनी है जो उनके पास अपील पड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है उसके बाद ही ये कोई मामला जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐलान करेगा। ठीक हो गया। तो सोहेल इमरान ने हारिस रऊफ के हवाले से हमें अपडेट कर दिया। लेकिन मोइशा साहब, आप इस्लामाबाद में रहते हैं और हारिस रऊफ का शहर भी इस्लामाबाद ही है, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं हारिस रऊफ के हवाले से कि उनके मुश्किल दिन ख़त्म हो गए हैं या आपको लगता है कि फ़िलहाल इंजरी की वजह से उनके मामलात जो हैं अभी खटाई में पड़े हुए हैं? देखें, जो मेरी इतलात है अभी इंजरी मुकम्मल तौर पे वो रिगेन वो नहीं कर सके फिटनेस, और अभी और टाइम चाहिए। और हारिस रऊफ का कुछ दिन, वो आपकी बात है कि कुछ दिन अच्छे नहीं गुजर रहे, और जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया, जिस तरह उन पे बैन लगा इंटरनेशनल लीग खेलने का, फिर अचानक उनको इंजरी हो गई और इंजरी के बाद अब वो उनका एक देखें वो तो एक पाकिस्तान के लिए लीडिंग एक ऑप्शन थे पाकिस्तान के लिए और टॉप की ऑप्शन थे व्हेन इट कम्स टू न्यू बॉल बॉलिंग और व्हेन इट कम्स टू पेस अटैक। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो बैकअप ऑप्शन है या और ऑप्शन है उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंजरी जो होती है फास्ट बॉलर की वो इतनी आसान रिकवरी उसकी नहीं होती। उसके लिए आपको लेंथी प्रोसेस चाहिए होता है। अगर शोल्डर की इंजरी है तो वो ज्यादा टाइम मांगती है, और मुझे नहीं लगता कि ये खासकर ये न्यूजीलैंड की सीरीज या आइंदा कपल ऑफ मंथ्स में हारिस की इंजरी इतनी ठीक हो जाए कि वो फुल फ्लेज बॉलिंग कर सके और फुल फ्लेज पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर सके उसी 100% फिटनेस में। तो जिस तरह हम PSL में देख रहे हैं और जिस तरह PSL का एक जिस तरह मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग अटैक है, हो सकता है कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में एक नया पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन नजर आए जो कि शायद इससे पहले नहीं खेला। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के साथ
कुछ नए बॉलर हमको नजर आए जिनको शायद ट्राई किया जाए, खासकर न्यूजीलैंड की सीरीज में। तो माजिद भट्टी, जिस तरह ये मोहित शाह साहब ने कहा कि जो कंधे की इंजरी है ये इतनी जल्दी हील अप होती हुई दिखाई दे नहीं रही, लेकिन मैं आपसे हारिस के तनाजुर में ये जानना चाहूँगा कि जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल किया गया, फिर ये खबरें आई कि उन्होंने अपील की है, अब मामला कहाँ पहुँचा है? हारिस रऊफ को इस तरफ से रिलीफ मिलने का कोई इम्कान है? जिस तरह आपने कहा कि PSL के बाद फुल टाइम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मामलात को लुक आफ्टर करेंगे। जो प्रोसीजर है जिसके तहत किसी प्लेयर पर अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कोई फाइन होता है या पाबंदी लगती है, तो उसको फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इख्तियार नहीं है कि वो पाबंदी उठा ले। उसके लिए अपील कमिश्नर के पास जाना पड़ता है। हारिस रऊफ ने PCB से अपील की हुई है कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहाल किया जाए, तो PCB ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि उनकी अपील जो है वो उन्होंने अपील कमिश्नर को रेफर की है या नहीं की। असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले चंद हफ्तों से जिस तरह एडहॉक बेसिस पर चल रहा है, PCB का बहुत सारा जो अमला है वो PSL के मैचों में कभी मुल्तान होता है, कभी पिंडी, आजकल कराची में है। चेयरमैन साहब की अपनी मसरूफियत है, सलमान नसीर पिछले दिनों कराची में नजर आ रहे थे। तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम से रिलेटेड भी आप देखें ना, कप्तान के बारे में भी क्या साराइयां हो रही हैं कि शाहीन आफरीदी कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। हेड कोच और दिगर कोचेज उनकी भी तकर्रुरी बाकी है, मैनेजर का तकर्रुर होना भी अभी बाकी है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। और उसी तरह हारिस का भी जो मामला है कि जो अपील कमिश्नर है उसके पास ये केस जाएगा, वो इंडिपेंडेंट अपील कमिश्नर होगा, उसका PCB से ताल्लुक नहीं होगा। कोई रिटायर्ड जज होगा या कोई वकील होगा, वो हारिस की अपील को देखेगा और उसके बाद अपना वर्डिक्ट देगा। लेकिन अभी तक तो लग नहीं रहा कि हारिस के बुरे दिन जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब्दुल माजिद भट्टी, अब्दुल मोई शाह साहब और सोहेल इमरान हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के ठीक बाद 5 T20 मैचों की सीरीज़ में मुकाबला करेगी और टीम का इस सिलसिले में इंतखाब, टीम की मैनेजमेंट एक बड़ा सवाल है जिस पर आज हम अपने एक्सपर्ट से गुफ्तगू कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान के साथ सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस साल के आगाज़ पर कीवी देश में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान टीम को 4-1 की शिकस्त की हज़ीमत से दो-चार होना पड़ा। इस टीम में आजम खान को 3 मैचों में मौका दिया गया, लेकिन वो किसी भी मुकाबले में 10 से ज़्यादा रन ना बना सके। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों में मौका मिला जिसमें वो महज 22 रन स्कोर कर सके। मजमूई तौर पर आजम खान पाकिस्तान के लिए 8 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 4.83 की औसत से महज 29 रन बना सके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में भी सिर्फ एक मैच के अलावा आजम खान का बल्ला खामोश रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 75 रन बनाने में वो कामयाब हुए थे, लेकिन अपनी टीम को फतह न दिला सके थे। आजम खान 9 मुकाबलों में 26 की औसत से सिर्फ 156 रन बना सके हैं। दौरे न्यूजीलैंड में आजम खान की शमूलियत की सूरत में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया गया, जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में कौमी टीम के साथ रहे। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भी वो कौमी टीम के रुकन थे और गुज़िश्ता साल न्यूजीलैंड के खिलाफ वो सिर्फ 1 T20 खेल सके, मगर 9 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में वो सिर्फ 14 की औसत से 126 रन बना सके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में भी मोहम्मद हारिस बुरी तरह नाकाम रहे हैं। मोहम्मद हारिस ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी के लिए 9 मुकाबलों में 11.42 की औसत से सिर्फ 80 रन स्कोर किए हैं और पहले क्वालिफायर में भी वो सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने उन्हें लीग मैचों में भी टीम से बाहर किया। माजिद भट्टी, आपकी तरफ आ जाता हूँ। इत्तलात तो ये आ रही थी कि हम सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराएंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। क्या ऐसा ही होने जा रहा है? क्या हमारे जो सीनियर बैटर हैं रिजवान, उनको आप आराम कराएंगे? अगर उनको आराम कराएंगे तो पीछे जो विकेट कीपर हैं उनकी कारकर्दगी तो गैर मामूली दिखाई दे नहीं रही। हसीबुल्ला हो जाएँ, हारिस हो जाएँ, आज़म खान हो जाएँ, या फिर साहबजादा फरहान को आप एक बैटर की हैसियत से लेकर गए थे न्यूजीलैंड। क्या इनके बारे में सोच रहा है क्रिकेट बोर्ड? क्योंकि कराची किंग ने तो आपके जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैप्टन थे मिर्ज़ा सादबेग, उनको सिर्फ एक मैच में अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। देखें, ये सिचुएशन तो ऐसी है कि आजम खान के अलावा मोहम्मद रिजवान के साथ तो हमें दूसरा रिजर्व विकेट कीपर नजर नहीं आता। लेकिन चूंकि होम सीरीज है, हो सकता है कि सेकंड विकेट कीपर रखे ना। अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा मसला दरपेश हो, तो आपको पता है कि लाहौर और पिंडी में मैचेस होने हैं, तो 2 घंटे के नोटिस पर प्लेयर को बुलाया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसके बाद पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड जाना है, T20 वर्ल्ड कप के लिए जाना है। वहां पर जो ऑप्शन है वो तो मुझे
आजम खान ही नजर आ रहे हैं। एक और विकेट कीपर हैं सज्जाद, जो सरफराज की जगह कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे। एक मैच में जब सरफराज मुल्तान में जख्मी हुए थे तो उन्हें खिलाया गया, लेकिन उसके बाद वहां भी वो नहीं खेल पा रहे। तो ये विकेट कीपर का तो मसला है कि हमारे पास ऐसा कोई विकेट कीपर मुस्तरद नहीं है जो मोहम्मद रिजवान के साथ जिसको हम कह सकें कि वो पाकिस्तान का रिजर्व विकेट कीपर होगा। आजम खान ही बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अब देखना है कि जो अभी 25 तारीख से काकुल में कैंप लगता है, क्या आजम खान उसमें बुलाए जाते हैं, उनकी फिटनेस पे काम होता है, क्योंकि आजम खान का मसला जो है वो परफॉर्मेंस तो है लेकिन फिटनेस भी एक मसला है। तो नया हेड कोच कौन आएगा, इस फिटनेस के साथ उनको पाकिस्तान टीम में कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मेरे ख्याल में अगले एक हफ्ते में हमें मिल सकेंगे। अच्छा, तो सोहेल इमरान, आपकी तरफ अगर मैं आ जाऊँ, आजम खान लीग में परफॉर्मेंस करने के बाद कभी ना कभी कमेटी में जगह बना ही लेते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिला उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन और अफसोसनाक ही रही। इस मरतबा भी PSL 9 में वो कुछ करने में कामयाब नहीं हो सके। दूसरी जानिब मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं कि उन्हें टीम में शामिल किया जाए। तो मोहम्मद रिजवान के साथ नंबर 2 विकेट कीपर के तौर पर कोई और नाम गर्दिश कर रहा है और सिलेक्शन कमेटी पर इस हवाले से कुछ बातचीत चल रही है या नहीं? जी ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जी आजम खान लीग क्रिकेट में तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है और उसमें भी कोई तसलसल नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली वो अपनी शनाख्त बरकरार रखने में कामयाब जरूर रहते हैं। पाकिस्तान को जो स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, कि पाकिस्तान को PSL में भी ऐसे कोई मिडिल ऑर्डर में बैटर्स नजर नहीं आए हैं कि जिनके ऊपर इन्हिसार किया जा सकता हो। उनमें आजम खान है, समासवाए, इफ्तिखार अहमद ने अच्छी बैटिंग की है। पाकिस्तान को इस मामले में स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको याद है कि 3 T20 मैचेस में ही खिलाया गया था पहले आजम खान को, तो आजम खान के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिलाय नहीं किया जा रहा। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साहबजादा फरहान अब लाहौर कलंदर की जानब से भी विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दिए। उनकी आगाज में अच्छी परफॉर्मेंस भी रही थी, 2-3 50s भी की हैं उन्होंने। वो तो डेफिनेटली टीम में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि उनके ऊपर कितना सेकंड विकेट कीपर के तौर पर कितना इन्हिसार किया जाएगा। कि एक वक्त होता है कि आपके पास 4-4 विकेट कीपर आपके पास सहूलत मौजूद होती है, लेकिन अब आपको उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर 2 विकेट कीपर इकट्ठे करते हुए मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन ये तय है कि जो साहबजादा फरहान है वो स्क्वाड का जरूर हिस्सा होंगे और वो दूसरे विकेट कीपर के तौर पर ही होंगे। ठीक हो गया। तो शाह साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये जो पाकिस्तान सुपर लीग हुआ है, मां सिवाय मोहम्मद रिजवान के विकेटों के पीछे बतौर विकेट कीपर जितने भी नाम मैंने लिए हैं, हारिस हो गए, आज़म हो गए, हसीबुल्ला खान हो गए, इनकी कारकर्दगी के बाद आपको लगता है कि ये खला हमें दिखाई दे रहा है और ये जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है ये एक बेहतरीन मौका होगा अगर आपने किसी को सेकंड विकेट कीपर के तौर पर ट्राई आउट करना है? देखें भैया, एक यहाँ आपको पता है कि उस्मान जो मुल्तान सुल्तान के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे जब यहाँ पिंडी में पूछा गया कि वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान खेलने के लिए या अगर पाकिस्तान ऑफर करता है तो वो कंसिडर करेंगे, तो फीलिंग इस तरह की आ रही थी कि वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अभी तक मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे से कोई राब्ता नहीं किया, मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर करते हैं तो फिर इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। और बात वही है कि अगर इस वक्त देखा जाए जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है PSL 9 में, उस्मान से अच्छा बेटर मैं कहता हूं कि कोई निकल के सामने नहीं आया, क्योंकि बाबर ने और रिजवान दे आर द टॉप स्कोरर्स। लेकिन उस्मान की बात है कि उनकी जिस तरह की इनिंग, जिस तरह की उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई, 3 सेंचुरियां टोटल बनाई हुई हैं, तो वो ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए उस्मान को थोड़ी गारंटी चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो फिर लंबा खेलेंगे, या फिर वो ऑप्शन UAE के लिए अगर वो बेल करेंगे तो UAE में रहेंगे और वहीं खेलेंगे। ये एक चीज है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम को थोड़ा अपने सॉलिड बनाना है, अच्छा उनको सॉलिड, उनको खासकर मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर को और अच्छा करना है, तो फिर मेरा ख्याल है उस्मान को टीम के लिए कंसिडर करना चाहिए और बल्कि उनसे पूछना चाहिए कि वो
अगर खेलने में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर उनको मौका देना चाहिए। ये जो आपने उस्मान के हवाले से बात की, तो सोहेल मैं आपको इस गुफ्तगू का हिस्सा बना लेता हूँ। मुल्तान सुल्तान के विकेट कीपर बैटर उस्मान खान ने गुज़श्ता सीज़न में भी ये बयान दिया था कि जब डोमेस्टिक लेवल पर खिलाड़ी की कदर ना हो तो उसे बाहर मुल्क से जाकर क्रिकेट खेलने को तरजीह देनी पड़ती है। इस मरतबा भी उस्मान खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तो उनसे अब भी यही सवाल हुआ है कि पीसीबी उनसे पाकिस्तान से खेलने के लिए रब्ता कर रहा है। अलबत्ता उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी की इस हवाले से उनसे कोई बात चल रही है, उस्मान खान साहब से कोई रब्ता किया गया है, कौमी टीम के खेलने के हवाले से उनको कोई पेशकश की गई है? जी, ये इस हवाले से खासी बहस भी हो रही है क्रिकेट के हलकों में। जर्नलिस्ट भी आपस में बात कर रहे हैं क्या अहल हैं उस्मान खान। नो डाउट उस्मान खान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर साथ खेलते भी नहीं हैं और अब पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन टेक्निकल मसला है, जब अब वो शिफ्ट हो चुके हुए हैं और अबू धाबी चले गए हैं, यूएई की जानब से खेलते हैं। तो हमारी सिलेक्शन कमेटी के करीबी ज़राए से इस हवाले से बात हुई थी और उनका कहना है कि हम किस तरह से एक ऐसे खिलाड़ी को इस हवाले से आपको ये कह सकेंगे कि डेफिनेटली हम उनको ज़ेरे गौर लाएंगे और उनको वो कंसिडर किया जा रहा है, उनको टीम में शामिल किया जा रहा है। वो एक एज ए फॉरेन खिलाड़ी पिक हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन में और वो इस वक्त एक गैर मुल्की खिलाड़ी हैं। बेशक उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है, इसलिए अभी फौरी तौर पर तो उनका कोई इम्कान इस बात का नहीं है कि उनको सिलेक्शन के लिए ज़ेरे गौर लाया जा रहा है या वो पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे। वो यूएई शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ वो उनकी टीम अहल है वहाँ की तरफ से खेलने की और एज ए फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। तो इस तरह का कोई भी इम्कान जो है वो रद्द किया है सिलेक्शन कमेटी के करीबी ज़राए ने। तो माजिद भट्टी आप भी इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर दीजिए। मोई शाह साहब ने कहा है कि अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, सोहेल इमरान कह रहे हैं कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है और है टेक्निकल प्रॉब्लम क्योंकि वो तो ओवरसीज़ क्रिकेटर की हैसियत से इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में खेल रहे हैं। इससे पहले उनको कोयटा ग्लैडिएटर लेकर आया था। तो आपको लगता है कि इस हवाले से गुफ्तगू बनती नहीं है? देखें, उस्मान खान अब अपनी किस्मत जो है वो यूएई में आजमाना चाहते हैं क्योंकि एज ए ओवरसीज प्लेयर और यूएई नेशनल तो वो दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में खेल रहे हैं। अब पाकिस्तान में अगर वो आ जाते हैं तो यूएई का उनका चांस जो है वो खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट में भी देखें, उस्मान खान का नया नाम नहीं है, ये सियालकोट रीजन से भी खेल चुके हैं, कराची में भी वो 2-3 सीजन अपनी किस्मत आजमा के गए। बल्कि सलीम जाफर जो फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 3-4 दिन पहले जब मेरी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि मैं ही उस वक्त कराची का हेड कोच था जब उस्मान खान कराची से खेलते थे। मेरा ख्याल उनकी फैमिली भी यूएई में रहती है। अब वो पाकिस्तान में पीएसएल खेलने में तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से अपनी किस्मत को आजमाएंगे क्योंकि ये क्वालिफिकेशन अगर उन्होंने मिस कर दी, यहाँ से आकर खेल लिया पाकिस्तान से, तो फिर उनका यूएई का चांस मिस हो जाएगा। वो गारंटी मांगते हैं तो गारंटी तो यहाँ पर आपको पता है कि कोई देने के लिए तैयार नहीं है और किसी को कुछ पता नहीं है कि आज जो लोग गारंटी दे रहे हैं कल वो पीसीबी के सेटअप में होंगे या नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल उस्मान खान का जो क्रिकेट कैरियर है वो इसी तरह चलेगा कि वो लीग्स खेलते रहेंगे और बाकी यूएई की तरफ से जब वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो वहाँ से वो नेशनल टीम का हिस्सा बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मोइशा और बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाले दिन बैनुल अक़वामी क्रिकेट के हवाले से अहमियत की हामिल हैं और टीम की सिलेक्शन, टीम की मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा इम्तिहान होगा। इस हवाले से हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।